तो नई सरकार बनने के बाद पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। तो नई सरकार बन चुकी है और एनडीए सरकार में जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो भी हो चुका है। लेकिन एक इसमें देखने वाली बात यह है कि एनडीए सरकार में जो मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं और जो उसके सहयोगी दल हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, जिसमें से जेडीयू और आरजेडी है, उन्हें छोटे मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन इन मंत्रालय, जो बंटवारा मंत्रालय का हुआ है, इसका आने वाली सरकार पर क्या असर पड़ सकता है, इन 5 सालों में जो सरकार चलेगी उस दौरान क्या असर पड़ सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह अरुण चौबे सर मेरे साथ हैं, इंडिया.com के संपादक हैं। तो अरुण सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस प्रकार से मंत्रालय बांटे गए हैं, तो क्या आसानी से चल पाएगी सरकार? धन्यवाद नरेश। सरकार चल पाएगी अभी तो बहुत अर्ली है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सरकार के पास जिस तरह की संख्या है और संख्या बल है, और बीजेपी की जगह एनडीए की, जैसे आपने भी बात कही, एनडीए सामने आ गया है, बीजेपी जो है नेपथ्य में चला गया है। पहले बीजेपी सरकार थी, अब एनडीए सरकार है। तो अब जो है एनडीए सरकार है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है, जब वो एनडीए के नेता चुने गए, तो उस दिन जो उन्होंने 3 बातें कही, एनडीए की नई परिभाषा दी। उसमें एनडीए को उन्होंने एन को कहा न्यू इंडिया, डी को कहा डेवलप्ड इंडिया, और ए को कहा एस्पिरेशनल इंडिया। तो ये मेजर गोल जो है, आप कह सकते हैं कि जो एनडीए सरकार बनी है ऑपोजिशन के साथ में, इसका जो क्रक्स है इन्हीं 3 लाइनों में है। नई इंडिया ये है कि भाई हम कोएलिशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोएलिशन सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो उसमें सरकार काम नहीं करेगी। नया इंडिया जो है किसी भी स्थिति में आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो डेवलप इंडिया का जो गोल है वो 10 साल के लिए उन्होंने निर्धारित कर रखा है, और 2047 तक जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि डेवलप्ड इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए जो प्रयास करना होगा आने वाले इस सरकार में बहुत तेजी से काम करना होगा। और तीसरी जो एस्पिरेशनल इंडिया वो युवा वर्ग है, जिसके साथ में लेकर टेक्नोलॉजी के साथ में और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ में जो सर्वांगीण विकास की बात कहते हैं। तो सर्वांगीण विकास में चाहे वो रूरल इंडिया हो, चाहे अर्बन इंडिया हो, उसमें यूथ हो या ओल्ड पीपुल हो या फिर किसान हो या महिला, सभी लोगों की बात जो कहते हैं हम लोग, चुनाव में भी बहुत तेज़ी से इसकी चर्चा रही। इसको साथ में लेके जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आगे बढ़ के जो है, जो कि आपने चुनाव के प्रचार में भी देखा, वोटिंग पैटर्न में देखा, महिलाओं का जबरदस्त योगदान। तो ये सब जो एस्पिरेशनल इंडिया है, इसके साथ में इस सब पूरे चीज़ों को जो समाहित करके जो आगे बढ़ने की बात है, वो इसमें समाहित दिखती है। लेकिन ये सर, ये तमाम चीज़ें तब हो सकती हैं जब एनडीए की गाड़ी बहुत स्मूथ चले, उसमें कहीं भी उतार चढ़ाव ना आए, तभी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बीच में जेडीयू या आरजेडी ने किसी ने खटबट कर दी या कुछ ऊंच नीचे अगर पार्टी में समर्थन को लेकर अगर ऊपर नीचे कुछ होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बिखर सकती हैं। क्या लगता है? ये अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग चंद्रबाबू नायडू की ही बात करें, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी स्पीच में कहा, पूरे अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कही। उनके बेटे जो नरहरि जो है, वो उनके बेटे हैं वहाँ पर आंध्रा की राजनीति में, जो वो भी दूसरे नंबर के एक तरह से देखा जाए प्रभावी नेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम लोग बीजेपी को जो है अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं टीडीपी के साथ बताऊं कि टीडीपी जब भी सत्ता में आई है या पावरफुल में हुई है, तो वो बीजेपी के अलायंस के साथ ही हुई है। चाहे वो वाजपेयी एरा में जब वो थे तो वो एनडीए के अलायंस के पार्टनर थे। उसके बाद में फिर जब 2014 में जब वो आए, तभी भी वो जो बीजेपी के साथ में थे। और जो उसके बाद उन्होंने 18 में अपने को अलग किया तो बुरी तरह से हारे। तो इस बार जब उन्होंने बीजेपी के साथ फिर से अलायंस किया, भले ही उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जैसे कि मुस्लिम को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा मान के एक समग्र रूप में एक सामाजिक वर्ग के रूप में रिजर्वेशन वो बीजेपी की विचारधारा से वो थोड़ा नहीं मैच कर रहा था, फिर भी लोगों ने वहां सामंजस्य बिठाया। तो इसका मतलब क्या है कि टीडीपी के साथ में बीजेपी पहले से ही मन बना चुकी थी कि किसी भी तरह का समझौता यानी सामंजस्य बिठाएगी। और दूसरी बात, में आपने कहा सरकार चलने की बात, ऊंच नीच की बात, तो वो इसलिए नहीं आती। आपने नीतीश कुमार जी का भी भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार चलाएंगे और उसके बाद जो ये बिहार के लिए जो डेवलपमेंट की बात है हम लोग कर ही लेंगे। तो उसका मतलब क्या, उसमें उस आप स्टेटमेंट में जो पॉलिटिकल मीनिंग है, उसमें बिहार के डेवलपमेंट की बात क्यों आती? बिहार के डेवलपमेंट के लिए यानी उनका जो पैकेज है
जो बिहार को जो है स्पेशल स्टेटस देने की बात है, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेंट्रल फंड का एलोकेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, स्पेशल तरीके से उनको दिया जाएगा। तो जो चीज़ें पहुंचनी है वो मंत्रालयों के जरिए उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि समग्र रूप में उनको मिलेगा। तो उसके बनस्पत, मंत्रालय के बनस्पत ज़्यादा इन दोनों स्टेट्स को लाभ होगा और उनकी राजनीति को वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ढंग से एक तरह से देखा जाए तो नरिश करेगा रीजनल लेवल पे। लेकिन सर ये है कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मंत्रालयों की बात करते हैं जी, अगर ऊपर नीचे कुछ होता है मंत्रालयों को लेकर, अभी फिलहाल तो कोई ऐसा विवाद सामने नहीं आ रहा है, कोई नाराजगी सामने नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में अगर नाराजगी सामने आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है समझौता की मंत्रालय को लेकर? मैं आपको बात बताऊं कि अभी जिस तरह से मोदी ने जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मंत्रालय बनाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने लोगों, टॉप जो 8 पोजीशन है आपने देखी जी, टॉप 4-5 जो पोजीशंस हैं उसमें आपने देख लिया कि फाइनेंस हो और विदेश हो और गृह मंत्रालय हो, उसके बाद रक्षा मंत्रालय, ये सब अपने पास रखा। इसके साथ और भी की मिनिस्ट्रीज उन्हीं के पास में है। इसका पहला संदेश यही गया कि वो मतलब वो जो है अपने जगह से जो है हिले नहीं है। उन्होंने सर्वमत की भी बात कही, सर्वमत में उन्होंने डिस्कशन करके ये शामिल कर लिया, सबके साथ में बात कर ली। इसका मतलब पहले से ही है कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीति होती है, राजनीतिक बातचीत वो सामने नहीं आती है। तो हम लोग बस ये सोच सकते हैं कि उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है अमरावती कैपिटल को डेवलप करना है, उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है। हैदराबाद एक शहर था जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में वहाँ पर जो बड़े बड़े संस्थान MNCs थे वो अब तेलंगाना के साथ चले गए हैं। तो उसी तरह के एक पैरेलल शहर बनाना होगा जहाँ की वहाँ की लोकल नीड्स के लिए, लोकल एस्पिरेशंस के लिए एक बड़ा जो है एक टेक्नोलॉजी का केंद्र बने। तो जाहिर सी बात वो अमरावती बनेगा। बिहार में बहुत दिनों से अभिलाषा है, आकांक्षा है उस रीजन के लोगों की। वहाँ के लोग दिल्ली में या दूसरी जगहों पे काम करते हैं, विदेश में भी जाके उन लोगों ने नाम कमाया है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है, युवाओं के लिए जो बिहार पटना विकसित हो, उससे 4-5 शहर इसी तरह से पैरेलल विकसित हो, तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए ज़रूरत है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज लगाई जाए, वहाँ की जो बाढ़ की समस्या है उसका निदान के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो। तो इस तरह की जो चीज़ें डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अभी तक जो है सरकार के फोकस की बात कहूँगा, सरकार जो है देखा जाए तो इंफ्रा और कैपेक्स फोकस था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जिसमें कि सरकार ने कोशिश की थी कि चारों तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इसमें इस समय जो है देखा जाए तो कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस की बात की जा रही। कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो पहली बैठक में उन्होंने किसानों के लिए वो जिस तरह से फंड पास किया, उनके जो पीएम किसान योजना के तहत जो है जो मानदेय होता है वो पास किया। तो इसका फोकस क्या है? जो फोकस, इसका पहला मैसेज यही जाता है कि किसान बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारी जो 70% आबादी है जो रूरल एरिया में रहती है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है उसके लिए जो सोशल स्ट्रक्चर पैदा करना, वहाँ पर जो उनके उत्पाद के लिए जो है उसके लिए प्रमोशन की बात होगी, या फिर यूँ कहिए कि उन सब चीज़ों को प्रमोशन किया जाएगा, उन पर ज़्यादा इम्फेसिस होगा तो चीज़ों के दाम भी घटेंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मतलब अभी एक तरह से सटल तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमारा ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, हम समग्र भारत को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तक बीजेपी के जो काम रहे हैं, अब अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप, क्या रह सकती है? चुनौती सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो है, जहाँ से सबसे ज़्यादा करारी हार हुई है, वहाँ पर जो काडर है उसको फिर से अपनी तरफ लाना, क्योंकि 2027 में जो आप देखेंगे कि वहाँ असेंबली इलेक्शन है और जो अपोजिशन है इंडिया ब्लॉक, जिसमें कि समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ा दल 37 MPs के साथ में उभरा है, तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में जो है MPs उनके पास में है, तो ऐसा दल बन गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जो उनका ओबीसी नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक खिसका है, जो सवर्ण वोट में ब्राह्मण और ये वोट बैंक खिसका है, तो ये जो 2-3 मेजर चीज़ें हैं इसको कैसे आप समेटेंगे? तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर में चेंज होगा,
और जिसका 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 उन लोगों ने इंडिकेशन दे दिया, जो नड्डा साहब को कैबिनेट में ले लिया, नया अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये लोग क्या चेंजेज करते हैं, ये कुछ दिन में चीज़ें दिख जाएंगी। अगर नहीं चेंजेज करेंगे, यथास्थिति रहेगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान आ गया। वो उस बयान को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जो इस समय की राजनीति चल रही थी, जिसमें लोग कह रहे थे कि जो बीजेपी जो है सिर्फ जिस तरह की राजनीति कर रही, उसमें बहुत सारी का बयान आया कि अब बीजेपी अपने पांव पे खड़े होने हाँ, तो वो जो उन्होंने एक नेशनल न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू में वो बात कही थी कि बीजेपी जो है अब पहले की बीजेपी नहीं रही है। तो पहले की बीजेपी नहीं रही है, तो पहले की बीजेपी के पीछे की जो स्थिति जो है अब सामने आ गई कि बीजेपी जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ के काडर, जहाँ के लोगों की मेहनत उसमें लगी है, उन लोगों को आप इस तरह से बिल्कुल दरकिनार कहीं नहीं कर सकते। इसका मैसेज आ गया। उसके बाद में जो है जो सरसंघचालक जो है मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखिए तो उस तरह से उन्होंने डायरेक्ट बात नहीं कही, लेकिन उन्हें जो कहना चाहिए था सरकार के बारे में, या सरकार को, मैं ये नहीं कहता कि वो निर्देश दे रहे थे, लेकिन ये सजेशन जरूर दे रहे थे कि सरकार अच्छी कैसे होगी और सरकार को किस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इन तमाम सवालों के बीच सर हम ये देखते हैं कि फिलहाल जो पहला सत्र चलेगा, संसद का पहला सत्र जो होगा, उसमें ये देखते हैं कि किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, एनडीए सरकार अपना काम। तो उसमें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन लोगों की होगी कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते हैं, क्योंकि दो जो बड़े नाम आ रहे थे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स थे, उसमें से एक कांग्रेस के हैं जो केरला से आते हैं, दूसरे जो बड़े सीनियर मेंबर बीजेपी के हुआ करते थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो इस बीच में प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, उसके बाद नया स्पीकर कौन बनाया जाएगा, जिसमें आप शायद सुनी रहेंगे कि आंध्र प्रदेश से पुरंदेश्वरी जो वहाँ की बीजेपी की चीफ है, उनका नाम आ रहा है। वो शायद एक सामंजस्य बैठ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के परिवार संबंधित वो भी हैं, एनटीआर की बेटी हैं और एनटीआर की एक और बेटी उनकी पत्नी है। तो परिवार की जो निकटता है, शायद उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए अगर वो स्पीकर बनती हैं। इस तरह की चर्चा जो इस समय चल रही है, तो ये हो सकता है। अध्यक्ष बनने की बात है तो दो लोगों का नाम आप देख रहे हैं कि चल रहा है, जिस तरह से उनका अनुराग ठाकुर का चल रहा है, या जी वो फडणवीस हैं जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, उनकी बात। लेकिन ये बस चर्चा में है। बीजेपी क्या डिसीजन लेगी, तो वो लोग जो उनकी लीडरशिप है वो लोग सोचेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। तो देखिए अब सबको इंतजार है कि सरकार किस ढंग से चलेगी, एनडीए की सरकार। क्या एनडीए की सरकार स्मूथ चलेगी, बढ़िया तरीके से चलेगी, या उसमें कुछ ब्रेक लग सकते हैं? ये तो सबके मन में सवाल हैं और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। पहला जब संसदीय सत्र होगा उसमें भी कई तमाम बातें जो स्पष्ट हो जाएंगी कि सरकार की आगे की जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार की रहने वाली है, कितना सहयोगी दलों का जो सहयोग है, कितना वो बीजेपी के साथ नई सरकार चलाने में रहता है। ये तमाम चीजें धीरे धीरे अब सामने आना शुरू होगा। लगातार पोल पंच के जरिए हम आपको तमाम अपडेट्स बताते हैं, तमाम जो समीकरण है वो बताते हैं, किस प्रकार से देश की राजनीति में इस दौरान क्या क्या हुई, तमाम चीजें हमने अब बताई आपको। पूरे लोकसभा में क्या क्या हुआ, तमाम चीजें हमने आपको पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पोल पंच के जरिए दिखाया। आपने भी बहुत सहयोग पोल पंच को दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम पोल पंच में इसी प्रकार से भारत की राजनीति और अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक उठापटक होगी उस पर बातचीत करेंगे। लगातार देखते रहिए पोल पंच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।